गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है ये है भाई, अभी हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे वेदरिंग की, ठीक है। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस में हम ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वीडियो इसका, जिसमें हमने पहले एंडोजेनिक प्रोसेस देखा था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस की, बहिर्जात बलों की, ठीक है, जिसमें हमने पहले सबसे पहले उसको देखा हमने वेदरिंग अपक्षय को, ठीक है। उसमें तीन टाइप के अपक्षय की बात की हमने, वेदरिंग की बात की, कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। ये तीन वेदरिंग हमने देखा था कल, ठीक है। तो आज इससे अगला नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग, और हम बात करेंगे अगला जो स्टेप है एक्सोजेनिक फोर्सेस में, जो हमारे लैंड सरफेस पे क्या करता है, डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये सारा ही टर्म मैंने पहले बताया आपका, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है ये सभी किस में आते हैं, डेन्यूडेशन में आते हैं, ठीक है ना। डेन्यूडेशन का मतलब मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो इरोजन से रिलेटेड रहेगा। इरोजन मतलब अपरदन से, ठीक है। तो अपरदन होता क्या है, इससे हमारे लैंड सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसके बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, कोस्टल एरिया में डेल्टा वगैरह जो होता है, तटीय क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण देखा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें एस्चुरी, डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया, आपने देखा होगा नदियां जब मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं तो ऐसे सर्पिलाकार आकार में विसर्प बनाते हुए, मिएंडर्स बनाते हुए घूमती हैं, ठीक है ना। वहीं पे वो डिफरेंट टाइप की लेक्स भी, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वी शेप, यू शेप वैली, जब हिल एरिया, माउंटेन एरिया में रिवर्स ओरिजिनेट होकर स्लोप से आगे बढ़ती हैं तो वहां पे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स, गॉर्ज, कैनियन, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, या तो इरोजन या डिपोजिशन, इन सभी चीजों से बने हैं, ठीक है। तो इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों टर्म है, बेसिकली ये आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। जब तक इरोजन नहीं होगा तब तक क्या नहीं बनेंगे, अवसाद, सेडिमेंट्स नहीं बनेंगे, ओके। और जब तक सेडिमेंट्स नहीं बनेंगे तब तक उससे डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, निक्षेपण नहीं होगा। और निक्षेपण होने के बाद फिर अलग लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। ओके, तो इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं और एक प्रोसेस के तहत ये आगे बढ़ते हैं। इरोजन, देन फिर ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा मटेरियल्स का, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद उनका डिपोजिशन हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो हम इन सारे लैंडफॉर्म्स को देखेंगे, कौन से प्रोसेस हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग इरोजन में करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का वीडियो। ओके, सो टॉपिक है हमारा इरोजन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरदन, ठीक है भाई। ओके, इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखिए सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, इरोजन क्या है, बेसिकली एक तरीके का, इससे पहले एक पॉइंट मैं नोट करा देना चाहता हूं यहां पे, कि इरोजन से पहले हमने जो वेदरिंग देखा था, अपक्षय, ठीक है। अपक्षय वहां पे होना एक नेसेसरी कंडीशन भी बन जाती है, बिकॉज जब अपक्षय हो जाता है किसी चट्टान का तो वो वीक हो जाती है, वेदर्ड हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब वो कमजोर चट्टाने, चूंकि ये डिफरेंस दोनों में ध्यान रखिएगा, एक माइनर सा डिफरेंस है इरोजन और वेदरिंग में, अपक्षय और अपरदन में। अपक्षय में जो वेदर्ड मटेरियल है, टूटे फूटे या वीक मटेरियल है, वो उसी पोजीशन पर है, उसमें देयर इज नो मूवमेंट, ठीक है ना, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। इस पॉइंट को नोट रखिएगा, ओके। तो अपक्षय में जो रॉक्स है, ओरिजिनल रॉक्स हैं या लैंडफॉर्म जो भी हैं, वहां पे जो मटेरियल वेदर्ड हो रहे हैं वो उसी पोजीशन पर है, उसी लोकेशन पर है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब मूवमेंट कब होता है? अब उसी वेदर्ड मटेरियल का जब एक्सटर्नल जो इरोजनल एजेंट है, ठीक है, अभी हमने बात करेंगे इसकी इरोजनल एजेंट कौन कौन से, वो इरोजनल एजेंट जब उन वेदर्ड मटेरियल को, उन टूटे फूटे चट्टानी टुकड़ों को, अवसादों को, उनको उनके मूल स्थान से हटाकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं,
ओके, दैट इज कॉल्ड इरोजन। ओके, और जब दूसरे स्थान पर ले जाके किसी दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन या निक्षेपण। तो इरोजन में मूवमेंट यहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जबकि वेदरिंग में या फिर अपक्षय में मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। ओके, तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग इरोजन में। तो इरोजन बेसिकली आपका क्या हुआ, यही प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, वेदर्ड मटेरियल को एक पोजीशन से हटाकर, ठीक है ना, उसको दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं यहां से मटेरियल्स को। अब ये कौन ले जाते हैं, तो इसके लिए कुछ इसके एजेंट हैं जो काम करते हैं, जिनको कारक भी कह सकते हैं हम लोग, फैक्टर या कारक। ओके, तो इनको इरोजनल एजेंट या इरोजन के कारक कह सकते हैं। ये कौन कौन से कारक होते हैं, तो कुछ एग्जांपल इसके ले लें, जैसे विंड, ओके, पवन हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई आपका, वाटर हो गया, जिसमें अगर हम बात करें फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर की बात कर लें, रिवर वाटर हो गया या रेन वाटर हो गया, ठीक है, ये सारा काम करते हैं। तो रनिंग वाटर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, रनिंग वाटर, क्लियर। दूसरा, इसमें सी वेव्स भी काम करती हैं, जो सागरीय तरंगे होती हैं, लहरें। आपने देखा होगा कि जो तटीय क्षेत्रों में लहरें आती हैं, तटों से टकराती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं, तो ये कंटिन्यू जब टक्कर होता रहता है, उससे भी इरोजन होता है। तो सी वेव्स या सागरीय तरंगे कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। रिवर्स में भी इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, यानी नदियों में जब जल होता है, प्रवाहित होता है, वो किसी तटीय क्षेत्र, तट के हैं, अगर उसके किनारों से, उसके बैंक से टकराता है, तो उनका इरोजन करता रहता है, तो वो भी एक तरीके की तरंगे ही हैं, ठीक है। आगे चलें अगर हम लोग, तो विंड हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम देखें ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स भी एक इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है। ग्लेशियर्स जब ऐसे क्षेत्रों में जहां पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया या फिर उच्च जो लैटिट्यूड है, अक्षांशीय क्षेत्रों में, वहां पे अगर हम देखें तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जब धीरे धीरे मेल्ट होते हैं, अपनी घाटी में नीचे उतरते हैं, तो उसकी वजह से एक स्मूथ यू शेप वैली टाइप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ग्लेशियर्स भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इरोजन में। तो ये सारे क्या है, इरोजनल एजेंट है, इरोजन के कारक है। इन सभी कारकों को हम लोग एक एक करके लेंगे और इनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उनका जिक्र करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इरोजन एक प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट जो प्रक्रियाएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। इरोजनल एक होलिस्टिक प्रोसेस है, जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ डिफरेंट इसमें प्रक्रियाएं हैं वो शामिल होती हैं। जैसे नंबर 1 हम देखें, पहला है आपका, इसको कहते हैं हम लोग अपघर्षण। अपघर्षण ये होता क्या है, एब्रेशन कह सकते हैं इसको हम लोग, अपघर्षण या एब्रेशन, ठीक है। अपघर्षण में आपने देखा कि भाई जब रिवर फ्लो कर रही है, जस्ट इमेजिन ये रिवर है और ये फ्लो कर रही है, तो इसके पास क्या होता है, अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, इस टाइप के मटेरियल्स इसमें होते हैं मौजूद, ठीक है। और पानी के साथ वो जल की प्रवाह धारा में क्या होता है, आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे में जो वजन वाले, ज्यादा वेट वाले पत्थर होते हैं, ठीक है, ये बोल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके रिवर के तल पर कंटिन्यू आगे लुढ़कते हुए चलते हैं, ठीक है। और जो हल्के छोटे साइज के जो पत्थर होते हैं वो इसमें फ्लोट करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर टकरा रहे हैं, साइड में टकराते हैं, ठीक है, इनके किनारों पे। तो ये क्या हो रहा है, जो इस तरीके के मटेरियल्स हैं, ठीक है, पेबल्स हो गए, कंकड़ पत्थर, बजरी और बड़े बोल्डर्स, जब नदियों में इस तरीके से प्रवाहित होते हैं, तो क्या करते हैं, नदियों के तल पे जब टकराते हैं लुढ़कते हुए, तो नदियों के तल को भी इरोड करते हैं, घर्षण की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, ओके ना। और साथ ही साथ तल वर्टिकल इरोजन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये किनारों से जब टकरा रहे हैं, किनारे आसपास की जो चट्टानें उनसे भी टकरा रहे हैं, उनको भी इरोड कर रहे हैं, ठीक है। तो किनारों, क्षैतिज अपर्दन और लंबवत अपर्दन, ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वहां पे इरोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। यही प्रक्रिया जो इन अवसादों से, इन पार्टिकल से हो रहा है, क्या कहलाता है भाई, अपघर्षण, या इसको हम लोग कहते हैं एब्रेशन, SION लिख दीजिए इसको, एब्रेशन, ठीक है ना भाई।
ओके, तो अपघर्षण क्या हुआ, ये पहला प्रोसेस इरोजन में कि जब नदियां इस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, इसके अंदर मौजूद कंकड़ पत्थर और साद ये क्या करते हैं, तल से इनके किनारों से टकराते हैं और उनको कंटिन्यू इरोड करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन और अपघर्षण। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट जो दूसरा है उसको कहते हैं हम लोग सन्निघर्षण। ठीक है, सन्निघर्षण, कर्षण, या इसको हम लोग कह सकते हैं एट्रीशन, ATTRION, एट्रीशन। ओके, सन्निघर्षण क्या है, अब यहां पे समझिए इसको। जब ये चट्टान के टुकड़े जो है, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर साइज के हैं, ठीक है, ये जब आगे बढ़ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं। ठीक है, ये बड़े पत्थर, हो सकता है कोई दूसरा एक और पत्थर है, ये आपस में जब फ्लोट कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में जब टकराते हैं तो इनसे उनसे छोटे छोटे और सेडिमेंट्स बनते हैं और उनके सब पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो इन ही अवसादों का आपस में टकरा कर और छोटा रूप ले लेना, जो इनके किनारे होते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से है, तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो इनसे टकराते हैं, और जनरली इस तरीके से जब ये एट्रीशन होता है तो इसमें टकराते टकराते इनका साइज कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है ये। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सन्निघर्षण कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ओके, आगे ये तो था दूसरा हमारा प्रोसेस, किसमें, इरोजन में। क्लियर है इतना? आगे चले हम लोग नंबर थर्ड में देखते हैं। तीसरा प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम लोग कोरोजन, COROSON, कोरोजन, या इसको हम लोग कह सकते हैं घोलन या क्षारण। ओके, कोरोजन क्या है, कोरोजन का सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझिए कि कोरोजन का मतलब है कि जब कोई ऐसी चट्टान है जिसके अंदर मौजूद जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर? ये घुलनशील पदार्थ जब इनसे प्रवाहित जल इनके संपर्क में आता है तो उसमें क्या होते हैं, वो खनिज पदार्थ, वो मटेरियल्स घुल जाते हैं। ठीक है, और घुलने के बाद वो नदी जल या जो भी रनिंग वाटर है उस घुले हुए पदार्थ को उस पोजीशन से ले जाके दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी कोरोजन कहलाती है, इसको घोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं जनरली ऐसे क्षेत्रों में, ये जहां वहां ज्यादा पाई जाती है जहां पे क्या होते हैं भाई, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, इस तरीके की चट्टान आपको ज्यादा देखने को मिले। तो इसमें मौजूद जो चूना होता है वो जल में घुलनशील है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके का कोरोजन प्रोसेस हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग घोलन या क्षारण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, कास्ट रीजन, एक प्रदेश है कास्ट प्रदेश, कास्ट प्रदेश, तो उन क्षेत्रों में जहां पे चूना पत्थर, डोलोमाइट वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम लोग कास्ट रीजन के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे ऐसे जब चूना पत्थर में से मौजूद जो चूना है, डोलोमाइट में से मौजूद जो ये मटेरियल्स हैं, ये सब आपस में जब घुल जाते हैं जल में, ओके, तो जल इनको विस्थापित कर देता है। अब वहां पे चट्टानों के बेसिक जो रॉक्स है वो बचा रह जाता है। ठीक है, उसकी वजह से उस लैंड सरफेस पे गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, कई बार इसी तरीके से सिंक होल बन जाते हैं। ठीक है ना, उसको सरंध्र या घोल, सिंक होल क्या है हम लोग सिंपल सा, तो सिंक होल, जिससे क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे केव्स के फॉर्म में इससे क्रिएट हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट जैसी आकृतियों की बात की थी, उसमें गुफाओं की बात की थी जो अंडरग्राउंड केव्स हैं। ओके, तो ऐसे में आपका कोरोजन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोरोजन ये मैक्सिमम आपको कास्ट रीजन में देखने को मिलता है। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करें, ये तो था हमारे कुछ प्रोसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक प्रक्रिया और है, उस प्रक्रिया की बात करें, नंबर 4, वो जनरली आपको, वो भी इरोजन में आएगा, वो आपको कहां मिलेगा, जनरली आपको तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहां पे नदी धाराएं तेजी से प्रवाहित हो रही हैं, अपने किनारों से टकरा रही, ऐसे क्षेत्रों में आपकी, मान लीजिए यहां पे कोई रॉक्स है, ठीक है, इसको समझिएगा, यहां से सागर की तरंगे ये प्रवाहित हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये आके टकरा रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें एक मिनट, मान लो इस एरिया में कोई ऐसा गैप बना हुआ है, ठीक है भाई, ऐसा कोई दरार है या गैप है,
ठीक। अब ये जो लहरें आ रही हैं जैसे ही इसमें टकराई अंदर आके, ठीक है, अब अंदर क्या करेंगी, आगे ये ब्लॉक है, अंदर जैसे ही ये एंटर की तेजी से अपने वेग के साथ, मोमेंटम के साथ, तो अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्योंकि एयर अंदर मौजूद है और पीछे से ये पंप कर रही है उसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इन रॉक्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इनकी दीवालों पे प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ब्रेक होती जाती है, टूटती जाती है, और बाद में क्या होता है, ये टुकड़ा टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जिसमें कि आपके जल अपनी दबाव शक्ति का बल यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक प्रोसेस। ओके, हाइड्रोलिक प्रोसेस आपका इसी तरीके की प्रक्रिया है, यानी जल की दबाव शक्ति का प्रयोग करके जब ये चट्टानों को तोड़ने का काम करती है, प्रेशर बल लगा के, तनाव दबाव बल लगा के, तो इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोलिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे जो चरण हैं, स्टेप हैं, या इसको हम लोग प्रक्रिया, प्रोसेस बोले, ये सभी किसका पार्ट है भाई? इरोजन का पार्ट है, अपर्दन का पार्ट है। क्लियर है? ओके, तो अपर्दन में हम इन प्रक्रियाओं को मुख्यतः शामिल करते हैं, ठीक। ओके, इसके अलावा एक दो प्रक्रियाएं और भी हैं छोटी मोटी, जिसको अपवहन कह सकते हैं, ठीक है ना, या डिफ्लेशन कह सकते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, जो विंड्स फ्लो कर रही हैं, अपवहन या डिफ्लेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है, जो विंड्स फ्लो कर रही हैं, मान लीजिए किसी सैंड ऐसे एरिया से, डेजर्ट एरिया से फ्लो कर रही है विंड, तो जब फ्लो करती हैं तो अपने साथ वो जो सैंड पार्टिकल्स है उनको उड़ाकर ले जाती हैं और दूसरी जगह आगे डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन दूसरी जगह हो जा रहा है, इरोजन हो रहा है, और देन बाद में डिपोजिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल आपके इरोजन के एक प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज अपवहन या डिफ्लेशन, ठीक। इसकी वजह से ही अगर हम देखें हमारे राजस्थान में, यानी वेस्टर्न जो इंडिया है उसका, राजस्थान की बेसिकली बात करें तो जैसलमेर और इस टाइप के, इस तरफ के जो रीजन है, अब यहां से जब विंड्स प्रवाहित होती हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि इस डेजर्ट एरिया से जो सैंड पार्टिकल्स होता है, ये विंड्स उसको वहां से डिफ्लेट करके, डिफ्लेशन करके, उनका अपवहन करके वो दूसरी जगह ले जाके गिरा रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं वहां का जो लैंड सॉइल है, सरफेस है, उस सॉइल में सैंड पार्टिकल्स ऊपर एक लेयर बिछती चली जाती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी को, वहां के मॉइस्चर को धीरे धीरे खत्म करने लग जाती है, ठीक है, और इससे डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो डेजर्ट का क्या होता है, प्रसार होता जाता है इन प्रक्रियाओं से, ठीक है। ओके, ऐसे ही हम लोग चाइना में देख लें, चाइना के ऊपर जो है आपका मंगोलिया में एक गोबी डेजर्ट है, वहां से जब विंड्स चलती है तो वहां के सैंड पार्टिकल्स उठा के वो चाइना के आपके इन सब प्लेन एरियाज में ऊपर नदी घाटी के क्षेत्रों में लाके डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। उनको लोएस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो लोएस भी एक तरीके का डिपोजिशनल प्लेन टाइप का है आपका। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अपवहन के, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं भाई आपका इरोजन में शामिल होती हैं। तो इरोजन को जब आपको डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन के बाद इन प्रक्रियाओं को आपको बताना होगा, क्लियर है, तब जाके ये इरोजन की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। ये सारे प्रोसेस मिलके क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, ठीक है। अब इरोजन को हम लोग एक एक स्टेप में उनके कारक के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। ये तो प्रक्रिया के बेसिस पे था, ये क्या थे उनकी प्रक्रिया या प्रोसेस के बेसिस पे इरोजन इन टाइप्स में इसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग इनके फैक्टर के बेसिस पे, कि फैक्टर के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इरोजन और देन फिर बाद में डिपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सब चरण को हम लोग लेंगे इसमें, आगे चले तब देखिए। अच्छा, हाइड्रोलिक वाले का जो अभी हम इसमें एग्जांपल, इसको थोड़ा सा आप लोग इस पे देख लीजिए, एक इसका इमेज देख, ये वाला प्रोसेस देखिए, यहां पे वेव्स आगे बढ़ रही हैं और यहां पे ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, दिख रहा है इस रॉक्स के बीच में, ऐसे काम नहीं कर रहा है, ये गैप दिख रहा है। अब ये जो विंड्स जब ये वेव्स जब आगे मूव कर रही हैं तो ये यहां पे टकराने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वही सारी चीजें जो इसके अंदर ट्रैप्ड एयर है उनसे टकरा रही हैं, और वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है और दबाव की वजह से इनको तोड़ती जाती है, ठीक है ना, स्प्लिट करती जाती है। तो ये जो है आपका, यही आपका हाइड्रोलिक प्रोसेस कहलाता है इरोजन का, क्लियर है।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़े इसमें और बात करते हैं पहले इन फैक्टर्स की, कि इन फैक्टर्स की वजह से कौन कौन से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स और साथ ही साथ डिपोजिशनल। तो यहाँ पे इरोजनल और डिपोजिशनल मैं एक साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि फैक्टर दोनों के सेम है। ओके, तो उन फैक्टर्स को साथ में लेंगे, कहां पे इरोजन हो रहा है, कहां पे डिपोजिशन हो रहा है, वो सारी बातें हम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं भाई यहाँ पे रनिंग वाटर को, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर। ओके, या इसमें बेसिकली मैं ले लेता हूं रिवर वाटर को, रिवर वाटर। ओके, इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहां पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उसको देखें। रनिंग वाटर में हम रिवर्स को मैं बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला है रिवर्स, जब रिवर्स ओरिजिनेट होती है कहां से, अपने माउंटेन एरिया से, अपने ओरिजिन सोर्स से, वहां से ओरिजिनेट हो रही है और वहां से ओरिजिनेट होके अपनी वैली से होते हुए स्लोप को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है, ठीक है, और अंततः वो जाके प्लेन यानी जो मैदानी क्षेत्र है जब वहां पे एंट्री करती है उस लेवल तक का, तो वो वाला जो एरिया है उसका, उसको मैं नाम दे देता हूं, दैट इज यंग एज, यंग एज। ओके, वो उसकी युवावस्था हो गई, ठीक है। उसके बाद जब वो मैदानों में आगे प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसको मैं मैच्योर एज दे देता हूं, मैच्योर एज या प्रौढ़ावस्था भी कह दूं उसको मैं। ओके, और देन फिर भाई जब कोस्टल क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में ये नदियां पहुंचती हैं और उसके बाद सागर तट तक, जब सागर तक नहीं मिल जाती तब तक का वो जो एरिया है, यानी उस एज को मैं डिफाइन कर दूं यहां पे ओल्ड एज से, इसके ओल्ड एज। क्लियर है, ये तीन एज में मैंने इसको डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यंग एज और वहां पे किस तरीके के लैंडफॉर्म्स ये क्रिएट करती है। क्लियर है, ओके, तो देखिए जब रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं किसी माउंटेन एरिया से, ठीक है, मान लो ये माउंटेन है, ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले तो आपका ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अलग अलग धाराएं आ रही हैं विभिन्न दिशाओं से और वो सारी आके आपस में मिल रही हैं मुख्य धारा से और वहां पे क्या बना रही हैं, एक मेन रिवर स्ट्रीम बना रही हैं। क्लियर है, अब ये रिवर जब अपनी नदी घाटी से आगे प्रवाहित होती है, चूंकि यहाँ पे घाटी कैसी है, काफी नैरो रहती है, नैरो है, ओके, संकीर्ण है, ओके। अब ऐसे में, और चूंकि अगर मैं हिमालय रिवर्स की बात करूं, ओके, तो यहां पे जब मौजूद ये जो चट्टान है, ओके, ये डिपेंड करेगा चट्टानों की प्रकृति पर, उनके स्ट्रक्चर पे, कंपोजिशन पे। चट्टाने सॉफ्ट रॉक्स यदि हैं तो उनका इरोजन इजिली हो जाता है, यदि चट्टाने कठोर हैं, ठीक है ना, तो उनका इरोजन करना टफ होता है। उसके उदाहरण हम लोग दक्षिण भारतीय नदियों से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बसाल्टिक लावा पठार पर बना हुआ है, ठीक है, और वहां से नदियां जो प्रवाहित हो रही हैं तो उनका जो बेड रॉक्स है, यानी उनका जो तट है नदियों का, वो तल जो है बहुत हार्ड रॉक्स है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके के किनारों पे इरोजन, वर्टिकल इरोजन जो है वहां पे थोड़ा कम रहता है, ठीक। बट यहां पे अगर हम बात करें हिमालयी क्षेत्रों में, ये चट्टाने कंपोजिशन की अपने एज के फॉर्म में अभी न्यू है, इतनी एक्युमुलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका इरोजन बड़ा इजीली कर देती है नदियां, ठीक। अब ये नदी मान लीजिए आगे बढ़ रही है, ठीक, इस नदी के पास दो तीन चीजें यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। पहला पॉइंट, जब नदियां बहुत सारी धाराएं आके मिल रही हैं, इसके पास नैरो वैली में चल रही है, एक संकीर्ण घाटी में चल रही है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है एक तरीके से कहें काफी गहराई में होके ये चलती है, ठीक है, तो इसके पास काफी वाटर है, वॉल्यूम है। दूसरी चीज, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपनी स्लोप को फॉलो कर रही है। यहाँ पे जो इस घाटी का जो तट मतलब स्लोप है, यानी ढलान है, ढाल है, वो ढाल कैसा है, बहुत तीव्र है, ठीक है, उन ढालों से होते हुए, तो जब ढाल तीव्र होता है तो नदी का वेग इससे क्या हो जाता है, नदी का वेग यानी उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, ये ढाल पे डिपेंड करेगा, तो ढाल ज्यादा होने की वजह से नदियों का वेग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब रिवर्स आगे फ्लो कर रही हैं तो यहां पे क्या करती हैं, अपने सामने आने वाली जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स को ये कट करना शुरू करती हैं। क्लियर, ओके, तो कुछ कट का मैं प्रोसेस बताऊं, ऐसे समझिए इसको। ओके, ये मान लो इधर आपके रॉक्स हो गई,
यहां से नदी फ्लो कर रही है आपकी, ठीक। ये 2 लाइन मैंने खींच दिया भाई यहां पे। ये जो इसके कॉर्नर है, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, इसको देखिए, यहां से नीचे से रिवर फ्लो कर रही है, ये साइड में रॉक्स हैं इसकी, जैसे ये चट्टान है जो साइड में, ठीक। अब यहां से नदी जब प्रवाहित हो रही है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये कॉर्नर वाली जो रॉक्स हैं जहां डॉटेड मैंने बनाया है, ये है अपक्षयित चट्टानें। कैसी हैं? अपक्षयित या वेदर्ड रॉक्स। ओके, वेदर्ड मतलब कि ये कमजोर चट्टानें हैं, ठीक। अब जब ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं तो ये चट्टानों को धीरे धीरे जब इनसे टकराती है, इसका जल स्तर बढ़ता है, इनके कांटेक्ट में आती है, तो इसको क्या कर देती हैं? इरोड कर देती है इजिली, ठीक है ना। और इरोड करने के बाद ये जो नदी की घाटी है, ठीक है ना, उसकी आकृति कुछ इस तरीके से बन जाती है। ओके, ये चट्टान इधर खड़ी है, ठीक, यहां पे नीचे नदी फ्लो कर रही है ऐसे। ओके, और ये जो है इस तरीके से उसने वर्टिकली इसका इरोजन कर दिया। इसके किनारे जो है इस नदी घाटी के, उनके जो किनारे हैं काफी एक तीव्र ढाल वाले किनारे बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ढाल दिख रहा होगा, काफी स्टीप है, तीव्र है। ओके, तो उसने क्या किया, ये जो पहाड़ है, इनके चट्टान है इसके साइड में, उनको काफी ज्यादा इरोड किया, और इरोजन इतना किया कि उनकी जो ढलान है कुछ इस तरीके से तीव्र ढाल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके अपनी घाटी को ये लोग वर्टिकली भी क्या करती हैं? इरोड करती हैं, ठीक है। अंदर उनके पास सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे अंदर की ओर फ्लो करती हैं। तो अगेन, इससे पहले हमने जो प्रोसेस देखे थे तो उसमें था अपघर्षण, ठीक है ना, एब्रेशन। उसमें एब्रेशन प्रोसेस काम करता है, और जिसकी वजह से इसकी जो घाटी है और नदी का जो तल है, ये दोनों ही नीचे क्या होता है? गहराई तक काफी इरोजन होता है, जिस कारण यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अगर हम अल्फाबेट के बेसिस पे देखें तो ये वी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसी वैली जो नदियों द्वारा अपने मार्ग में बनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानों पर, तीव्र ढलानों पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी घाटी या वी नदी घाटी या वी शेप वैली का नाम देते हैं। क्लियर है? तो ये नदियां क्या बनाती हैं? इस तरीके से वी शेप वैली का फॉर्मेशन करती हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। ओके, तो पहला जो था आपका वी शेप वैली, जो लैंडफॉर्म है वो नदियों के द्वारा इस तरीके से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे वर्टिकल और साथ साथ क्षैतिज, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्टिकल ज्यादा इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये डेप्थ काफी गहराई तक होता है, ठीक है ना। ओके, आगे चले हम लोग भाई। अब नदियां क्या है, जब इस तरीके से इरोजन करती हैं तो इनके पास एक बड़ी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में क्या होता है? अवसाद होते हैं। और उन अवसादों में जो मेजर अवसाद है, मेजर सेडिमेंट्स हैं, वो हैं बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, ठीक है ना, पेबल्स, ठीक है, बजरी, कुछ इस छोटे मोटे मटेरियल्स। ओके, यानी चट्टानों के छोटे टुकड़ों से लेके और बड़े टुकड़ों तक ये सब इस पानी में, इसके जल में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नदियां इनको क्या करती हैं? आगे की ओर प्रवाहित करती हैं। चूंकि ढलान है, स्लोप ज्यादा है, वॉल्यूम है इसके पास, तो इसकी वजह से इन बड़े बड़े साइज के पत्थरों को भी अपनी ढलानों से ऐसे लुढ़काते हुए ये आगे की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो आगे चलें। जब ये नदियां अपने मार्ग से आगे बढ़ते हुए और इन पहाड़ी घाटी से बाहर निकलकर और कहां पर प्रवेश करती हैं? मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। आगे देखें इसको जरा हम लोग। मान लीजिए यहां से नदी कहां आ रही है? बाहर निकल रही, ठीक है ना भाई। ओके, ये घाटी, ये पहाड़ी ढलान यहाँ पे खत्म, ये हो गया फुट हिल, हो गया इसका गिरिपद क्षेत्र कह सकते हैं इसको हम लोग, गिरिपद क्षेत्र। ओके, यानी जहां पे ये पहाड़ खत्म हो रहे हैं और वहां से ये पहाड़ी घाटी आपकी खत्म होकर मैदानों का प्रवेश प्रारंभ हो रहा है। अब मैदानों में जब ये नदियां प्रवेश करती हैं, देखिए, चूंकि जब ये घाटी में अपने प्रवाहित हो रही थी तो वहां पे घाटी काफी संकरी थी, नैरो थी, उसको काफी स्पेस नहीं था। ओके, लेकिन जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में एंटर करती हैं, वहां पर क्या होता है? एक बहुत बड़े एरिया में इनको एक स्प्रेड होने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद ये फैल के चलने लगती हैं। क्लियर?
तो ऐसे में क्या होता है, इनकी जो डेप्थ थी वाटर की वो कम हो जाती है, स्प्रेड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में ये कैपेबल नहीं होती हैं, सक्षम नहीं होती हैं कि वो जो बड़े बड़े पत्थर ये बहाकर लाई थी उन घाटी से, उसको आगे तक प्रवाहित करके ये ले जा सकें, ठीक है ना भाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर जो वो बड़े पत्थर हैं उसको यही गिरिपद क्षेत्रों में क्या करती है, डिपॉजिट कर देते हैं ये नदियां, ठीक इस तरीके से कुछ। और डिपॉजिट करने के बाद ये नदियां आगे अपने मार्ग में प्रवाहित होने लगती हैं, क्लियर। तो ये जो बड़े बड़े साइज के बोल्डर, पेबल्स, पत्थर हैं, ठीक है ना, चट्टानों के टुकड़े हैं, वो यहाँ पे गिरिपद क्षेत्रों में यहाँ पे निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो हुआ था क्या, अपर्दन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निक्षेपण। मैंने बताया आपको अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपस में इंटरलिंक प्रक्रिया है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। निक्षेपण, ओके। अब ये निक्षेपण, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो बड़े साइज के पत्थर थे जिनको ये ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहे थे, उनको छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे जब नदियां बढ़ रही थी तो अपने साथ जो छोटे इससे कम आकार के जो कंकड़ पत्थर, बजरी और ऐसे पेबल्स, इस टाइप के जो मटेरियल्स थे उनको थोड़ी दूर तक ले गए आगे, उनको भी यहाँ पे निक्षेपित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटे साइज के आपके पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे सेडिमेंट्री पार्टिकल्स, ओके। एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला, ठीक। ये भी आपका कैसा है, निक्षेपण से निर्मित है, क्लियर है। इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग ज्योग्राफी में किस नाम से जानते हैं, ये जो बड़े पत्थर वाले क्षेत्र हैं इसको हम लोग कहते हैं भाई भाबर रीजन, भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो गिरिपद क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं, और जनरली नदियों के प्रवाह में, जब नदियां अपने प्रवाह में मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उन पहाड़ों से लाए गए अवसादों को इन क्षेत्रों में डिपॉजिट, निक्षेपित कर देती है, जिसकी वजह से ऐसे भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। भाबर क्षेत्र में आप लोगों ने देखा भी होगा भाबर क्षेत्रों को कि भाई बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और उनके नीचे से नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है ना। तो नदियों की चौड़ाई चूंकि बढ़ चुकी है, अब यहाँ पे काफी दूर तक फैल के चल रही हैं, इसकी वजह से नदी ज्यादा हाइटेड ना होके नीचे लोअर लेवल पे ही इन पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित हो रही है। कहा यह भी जाता है कि एक जनरल टर्म्स होता है जैसे यूज करते हैं इसके लिए कि किन क्षेत्रों में नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो वो कौन से क्षेत्र हैं भाई, यही भाबर क्षेत्र हैं। यहां पे आपको दूर दूर पत्थर दिखाई देंगे बस, ओके। नदियां जो है, रिवर्स वाटर है, वो नीचे उन पत्थरों के, उनसे नीचे होके फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कहा जाता है कि नदियां यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, गायब या विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, ओके। आगे इसके बढ़े तो यहाँ पे छोटे आकार के आपको अवसाद मिलेंगे, ठीक है। इन अवसादों को, इन अवसादी क्षेत्रों को जिनका निक्षेपण हुआ है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा क्षेत्र भाई, तराई क्षेत्र, क्लियर है, तराई रीजन, ओके। तो ये तराई रीजन, यहाँ पे नदियां, अब देखिए यहाँ पे आकार क्या है इन अवसादों के, छोटे हैं। तो जैसे ही भाबर रीजन क्रॉस करती हैं नदियां, तराई क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो अगेन वहां पे दिखाई देने लगती है रिवर। इसीलिए कहा जाता है कि भाबर में नदियां तो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन तराई क्षेत्रों में क्या होती है, नदियां पुनः री इमर्ज होती हैं, पुनः जन्म होता है इनका, ठीक है ना, पुनः दिखाई देने लगती हैं, ठीक। तो इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो भाबर और तराई रीजन ये किस तरीके के क्षेत्र हैं, निक्षेपणात्मक मैदान है, निक्षेपणात्मक या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। वी शेप वैली जो हमने बोला था इससे पहले, वो अपर्दनात्मक स्थलाकृति थी, क्लियर, ओके। तो ये था भाबर और तराई रीजन, ठीक, ओके। आगे बढ़े, इसी तरीके से एक लैंडफॉर्म है, जब हम फ्लड प्लेन की बात करेंगे, फ्लड प्लेन यानी जब नदियां मैदानों में प्रवाहित होती हैं तो अपने फ्लड एरियाज को वो क्या करती हैं, अपने किनारों पे वो फ्लड एरियाज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। उसको फ्लड प्लेन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बाढ़ के मैदान भी कहते हैं उसको हम लोग। तो कुछ इस तरीके से देखिए उसको, ये रिवर टेरेस हो गया, क्या हो गया, रिवर टेरेस, ओके। मान लो नदी यहां से प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ये नदी घाटी है। जनरली क्या होता है मॉनसून सीजन में, जैसे इस समय चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे डेली न्यूज आती रहती है आपको कि हिमाचल में
उत्तराखंड में बरसात, कुछ वर्षा प्रेसिपिटेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि नदियों में जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ की संभावनाएं, कई रिहायशी इलाकों में यानी आबादी वाले क्षेत्रों में जल का पानी स्तर, जल स्तर बढ़ जाता है, वहां पे जल पहुंच जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता है, ठीक है, और बाकी अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी क्षति होती है, ठीक। तो जनरली मानसून सीजन में ये सब चीजें हमको देखने को मिलता है। ओके, तो जब क्या होता है, बरसात के समय में, वर्षा के टाइम में जब जल स्तर इन नदियों का बढ़ जाता है, तो नदियां कहाँ, इस वाले एरिया में, इस टेरेस पे, इसको टेरेस 1 कह देता हूं, इसको टेरेस 2 कह देता हूं, ये टेरेस 1, ये टेरेस 2, ठीक है। टेरेस 1 तक नदियों का जल स्तर बढ़ गया, क्लियर। अब इन क्षेत्रों में प्रवाहित हो रहे हैं। अब जब क्या होगा, जब ये मॉनसून टाइम खत्म होगा, यानी बरसात का समय खत्म होगा, उस समय क्या होगा भाई, जल स्तर पुनः अपने नीचे जाएगा और अपनी घाटी में वापस लौटेगा, ठीक है ना, यानी इस रिवर बेड पे अपने वापस जाएगा। तो क्या होगा इसमें, जो इस नदियों में, यानी ये जो जल स्तर है T1 लेवल पर, यहाँ पे जो इन नदियों के जल के द्वारा जो निक्षेपण किया गया, वो अवसाद यहीं पर है, वो अवसाद इनको छोड़ के नदियां नीचे चली जाती हैं, यहाँ पे अवसाद छूटे रह गए। तो कुछ इस तरीके से इसको देखें। ओके, यहां पे नदी नॉर्मल आ गई और ये है T1 और ये हो गया आपका T2, टेरेस 1 टेरेस 2, ठीक है। तो इस वाले एरिया में क्या है, आपके नए अवसाद क्या हो गए, डिपोजिट हो गए, ठीक है। ये वाले जो अवसाद हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, ये वाले जो अवसाद हैं, ये जनरली हर साल, एवरी ईयर, जब मॉनसून टाइम आता है तो जल स्तर बढ़ने की वजह से हर साल ये अवसादों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन अवसादों के निर्माण की वजह से यहाँ पे ये जो एरिया है, ये बहुत ही, चूंकि सॉइल इरोजन की वजह से ये अवसाद आते हैं, तो ऊपर वाली लेयर्स में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो नदियां बहा कर लाती हैं और ये छोटे महीन बारीक कणों को, अवसादों को यहाँ पे निक्षेपित कर दे रही हैं। फिर तो ये इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, बाढ़ के मैदान होते हैं, ये बड़े ही उपजाऊ होते हैं, फर्टिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें, आप देखेंगे इनको बाउल ऑफ फूड ग्रेन्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली गेहूं, चावल, गन्ना, इस तरीके की फसलें हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, इस क्षेत्र को, जिनका निर्माण हर साल नए अवसादों के द्वारा, नए जलोढ़ अवसादों के द्वारा होता है, उसी क्षेत्रों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको कहते हैं हम लोग खादर रीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खादर रीजन, ठीक है। तो फर्टिलिटी के मामले में ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उर्वर होता है, ठीक है। तो खादर एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनका निर्माण किससे हो रहा है भाई, नए जलोढ़ अवसादों से, नए जलोढ़ निक्षेप या अवसाद कह ले उसको, उनके निक्षेपण से, उससे इनका निर्माण हो रहा है। नए क्यों, क्योंकि ये हर साल डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए दूसरा टर्म, ये तो था खादर रीजन। इसके ऊपर वाला जो टेरेस 2 है, जब कभी जल स्तर कुछ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस टेरेस को क्रॉस करके इस वाले लेवल तक पहुंच जाता है, यानी टेरेस 2 पर पहुंच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भाई, यहां पे भी वो क्या करेगा, इस वाले तल पर अपने अवसादों का निक्षेपण करेगा टेरेस 2 में। तो टेरेस 2 में भी क्या होगा, आपको इसी तरीके के अवसाद देखने को मिलेंगे। ये टेरेस 2 हो गया, तो यहां पे भी अवसाद देखने को, फिर जल स्तर जब सामान्य होता है, नदी जल नीचे चला गया और यहाँ पे अवसाद जो है वो डिपॉजिटेड रह गए यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे नदियों का जल स्तर वो लगभग 4 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे कि कोई टाइम स्पेन फिक्स नहीं होता है, कि जल स्तर जब कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इस लेवल तक पहुंच जाता है, तब इन क्षेत्रों में इन बाढ़ मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनका हर साल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि T2 लेवल पर, यानी जो ये वाला है स्तर रिवर टेरेस का, इस स्तर पे हर साल नदी जल नहीं पहुंचता है, लेकिन 5 साल 7 साल के गैप पे जब जल स्तर यहां पहुंचता है, तो यहां पे इसी तरीके से निक्षेपणात्मक जो प्लेन है उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो जो इस तरीके के अवसाद होते हैं, ये एज में, यानी अब 2-3 साल 4 साल इतना टाइम स्पेन गुजर जाता है, तब दूसरे अवसाद आ रहे हैं, ठीक है। तो एज में इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं भाई, ये पुराने होते हैं, ये नए नहीं होते हैं, ये पुराने रहते हैं, ठीक है। ओके, तो पिछले 4-5 साल 6 साल से ये इसी पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पुराने जलोढ़ को, एलुवियल्स को हम लोग, जिससे ये प्लेन बनता है, उसको क्या कहते हैं भाई,
उसको कहते हैं हम लोग बांगर क्षेत्र, बांगर। क्लियर है ये दोनों टर्म? तो यहां पे हमने देखा खादर, खादर का निर्माण किससे हो रहा है? नए जलोढ़ निक्षेपों से हो रहा है, यानी एवरी ईयर इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि ये वाला T2 एरिया है, ये है बांगर क्षेत्र, और इसका निर्माण किससे होता है? पुरानी जलोढ़ यानी ओल्ड एलुवियल सेडिमेंट्स जो है उनसे इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निक्षेपणात्मक मैदान में क्या क्या चीजें देखी? एक तो देखा हमने भाभर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा आपका बांगर, ठीक है। ओके, बांगर क्षेत्र जो होते हैं ये चूना पत्थर जैसे अवसाद यहाँ पे काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए चूना पत्थर जो होता है एक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। आप देखेंगे इन क्षेत्रों के आसपास आपको सीमेंट इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ऐसे क्षेत्र आपके निक्षेपणात्मक मैदानों में शामिल किए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग नदी धारा में। तो भाई अगला, जब मैदानों में नदियां ये प्रवेश कर रही हैं, अब मैदानों में क्या होता है जब नदी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई उसका ढलान, आपको पता है पहाड़ी ढालों की अपेक्षा मैदानों का ढलान कम है, ठीक है, और तटीय क्षेत्रों का ढलान इससे भी कम है। तो जब ढलानों का जो प्रवणता है वो कम होती है तो नदियां बहुत धीमी गति से आगे की ओर बढ़ती हैं। ऐसी सिचुएशन में ये क्या होता है, इनके पास जो अवसाद रहते हैं बचे हुए, वो इन कॉर्नर्स पे क्या करती रहती हैं? उनको डिपॉजिट करती रहती हैं। इन अवसादों को यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे डिपॉजिट कर देती हैं, ओके, और इधर से टर्न ले लेती हैं, फिर इस कॉर्नर पे डिपॉजिट, यानी ये जो अवतल क्षेत्र है इसका यहां पे डिपॉजिट कर दिया अवसादों को और इधर से फिर टर्न ले लिया। तो इन अवतल क्षेत्रों पे क्या कर रही है? उसका अवसादों का निक्षेपण कर दे रही है। ये अवसाद है जिनका निक्षेपण किया नदी ने और साइड से होके निकल गए, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्रों की बात है। तो ये पहला फिगर बना दिया मैंने, इसको 3-4 चरण में हम देखेंगे। तो पहला फिगर ये, ठीक है। तो इस तरीके से नदी थोड़ा सा मुड़ते हुए चलती है, ठीक। आगे जब अवसाद थोड़े से ज्यादा इस तरीके से डिपॉजिट होने लग जाते हैं तो दूसरे फिगर में क्या होता है? ये नदियां कुछ ज्यादा टर्न होने लगती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहां पे अवसाद अगेन जो इनके अवतल क्षेत्र हैं, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे इस तरीके के अवसाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है नदी कुछ इस तरीके से सांप की आकृति में टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई चलती है, ठीक है, अपनी गति को बनाए रखने के लिए और अपने जो मार्ग को मेंटेन रखने के लिए वो इस तरीके से मुड़ के तिरछी आगे की ओर बढ़ती जाती है, साथ में अपने अवसादों को इन अवतल क्षेत्रों पे क्या करती हैं? डिपॉजिट करती जाती है। तो इस तरीके की आकृतियां क्या कहलाती हैं भाई? इसी को हम लोग कहते हैं नदी विसर्प, ओके, या मिएंडर्स भी कहते हैं इसको, मिएंडर्स, ओके, इट इज अ मिएंडर्स और नदी विसर्प, ओके। तो ये आगे बढ़ती है। फिर तीसरे चरण में क्या होता है? जब ये विसर्प कुछ ज्यादा विकसित हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब नदी विसर्प कुछ ज्यादा विकसित हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से ये हाईली डेवलप्ड मिएंडर्स हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे इसके बीच का जो गैप है वो काफी कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे विकसित, ये विकसित विसर्प हो गए आपके यहाँ पे, क्लियर है। और चौथे चरण में यही क्या होता है? चौथे चरण की बात करूं तो नदियां क्या होती हैं? इन विसर्पों को छोड़ देती हैं और ये जो लैंड है बीच में से उसको कट करके अपना मेन सीधे धारा को पकड़ लेती हैं, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तो ऐसे चलेगी। अब ये भाई ये वाला जो हिस्सा था इतना, उसको तो छोड़ दिया, कट कर दिया, तो वो बचा हुआ हिस्सा यहां पर ऐसे बना का बच्चा रह गया, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो जब इस तरीके के टूटे हुए विसर्प, विखंडित विसर्प, ऐसे अवशिष्ट विसर्प बचे हुए रह जाते हैं, ये एक लेक का निर्माण करते हैं, इसमें जल भरा रहता है। इसी को, लेक को, झील को हम लोग क्या कहते हैं भाई? गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं, गोखुर झील, ओके। जैसे गाय और घोड़े वगैरह इनका देखो होंगे, इनकी जो खुर होती है वो कुछ इस आकृति की होती है, ठीक है ना। खुर मतलब उनके पैर के नीचे आपको इस तरीके का शेप, नेल्स उनके देखने को मिले। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गोखुर लेक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओक्स बो लेक, क्लियर है, ओके। तो ये जो ओक्सबो लेक है ये इन्हीं मिएंडर्स, इन्हीं विसर्पों के हिस्से हैं जो नदियां इनको अवशिष्ट छोड़ देती हैं, और छोड़ने की वजह से इसी को छाड़न झील भी कहते हैं, छाड़न
झील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म आप ध्यान रखिएगा, किससे ओरिजिनेट, किससे लिंक्ड है, ऑक्सबो लेक से है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नदियां क्या बनाती हैं, इस तरीके के ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं, ठीक है। एशिया की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो ऑक्सबो लेक है, आपको इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा बिहार, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, आई थिंक, हाँ, वहां पर काबर ताल के नाम से काबर ताल कहा जाता है। ये काबर ताल इसी तरीके की एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो ये नदी विसर्ग जो है आपके इसी निक्षेपणात्मक, ठीक है, और अपरदनात्मक मैदानों में इस तरीके से निर्मित होते हैं। यहाँ पे निक्षेपण अवसादों का, जिसकी वजह से मुड़ी, और अंततः क्या होती है कि नदियां अपनी मुख्य धारा पकड़ लेती हैं और बीच में इस एरिया को कट कर देती हैं, और ये बचा हुआ हिस्सा आपका गोखुर झील बन जाता है, क्लियर। तो भाई ये था हमारा नदियों द्वारा बनाए गए कुछ मैदानी क्षेत्रों में आपकी स्थलाकृतियां। अब इसके आगे अपने फाइनल स्टेज में जब नदियां बढ़ती हैं और पहुंचती हैं तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में, तो वहां पे जो मैदानों से इतनी बड़ी मात्रा में वो जल प्रवाहित करके ले गई, अवसाद अपने साथ प्रवाहित करके ले गई, जिसमें मुख्यतः सिल्ट हो गया, गाद हो गया, चीका हो गया, इस टाइप के क्ले, ये सारे मटेरियल्स। अब जब उन मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में जाती हैं नदियां, तो क्या करती हैं, वहां पे ढाल की प्रवणता और ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उन अवसादों को डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। और उसके साइड से ये धीरे धीरे होते हुए एक वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में ये आगे की ओर बढ़ जाती हैं, क्लियर है। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे निक्षेपण कर दिया अवसादों का, निक्षेपित अवसाद है ये नदियों द्वारा, और नदियां इनके साइड से होके इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे जो लैंडफॉर्म है, जो अवसादों के निक्षेपण से नदी के तटीय क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे ये सागर से जाके मिल रही है, उन क्षेत्रों में इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। ये डेल्टा जो है आपके इसे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक हम और देख लें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें। ब्रह्मपुत्र नदी चूंकि अपने जब तिब्बतन प्लेट्यू से आती है, ठीक है ना, और हमारे असम के प्लेन में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में असम वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अपने साथ जो बड़ी मात्रा में अवसाद बहाकर लाती है ना, उसको क्या करती है, वो अपनी मुख्य धारा में ही छोड़ देती है, ठीक है। एक बड़े अमाउंट का अवसाद होता है, तो उसमें क्या करती है, जब असम के प्लेन में बहती है, तो उन अवसादों को अपनी मुख्य धारा में छोड़ के उसके साइड से ऐसे प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसा लैंडफॉर्म, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्वीप। ओके, जनरली ये सागर में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नदी की मुख्य धारा में आपको इसी तरीके का लैंडफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसको हमने क्या कह दिया, द्वीप। और चूंकि बना किससे है, नदी से, इसलिए इसको हम लोग नदी द्वीप कह देते हैं। तो अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अपने नदी द्वीप के लिए बड़ा फेमस है, और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है भाई, माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। तो ये आपको इसी ब्रह्मपुत्र असम के मैदान में देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से निक्षेपणात्मक मैदानों के और इरोजन और निक्षेपण से निर्मित ये स्थलाकृतियों का निर्माण नदियां अपने प्रवाहित जलमार्ग में करती है, क्लियर है। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने इन नदियों को समझा, कल हमारा नेक्स्ट रहेगा, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और बात करेंगे हम लोग सी वेव्स के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, ओके, और पवनों के द्वारा जो अपरदन और निक्षेपण होता है उनके बारे में बात है, ठीक है। तो थैंक यू।